हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है यूनिट 8 हिंदी नाटक के जो हमारे सिलेबस में सभी नाटककार हैं उनके नाटक देखेंगे। देखो, हमारी जो है यूजीसी नेट हिंदी की यूनिट 8 चल रही है हिंदी नाटक। तो उसमें हमारी अभी तक 4 क्लास हो चुकी है। आज हमारी 5वीं क्लास है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अब तक हम जो पढ़ रहे थे नाटक के बारे में पढ़ रहे थे, जो हमारे सिलेबस में नाटक लगे हुए हैं। टोटल जो है 14 नाटक जो है हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, जिनके हम पात्र परिचय, अंकों के नाम, भूमिका, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। आलोचनात्मक समीक्षा ये सब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इन राइटर की। जितना जरूरी हमारे सिलेबस में लगे नाटक पढ़ना है, उतना ही जरूरी जो हमारे सिलेबस में राइटर लगे हुए हैं उनके भी नाटक देखने जरूरी है। जैसे हमारे सिलेबस में जो है 14 नाटक है और राइटर कितने हैं? 10 क्यों है? क्योंकि किसी नाटककार के 3 नाटक लगे हुए हैं, किसी के 2 नाटक लगे हुए हैं, तो 10 राइटर है। तो हमें करना क्या है? जो हमारे सिलेबस में राइटर लगे हुए हैं, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, अपनी हर वीडियो में मैं बताती हूँ, सिलेबस में ये गलत है। ये जो नाटक है सिंदूर की ओली, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, तो लाल की जगह आप मिश्र कर लीजिएगा। तो मैं बता रही थी, ये जो हमारे राइटर है मोहन राकेश, हबी तनवीर, तो हमें जो नाटक हमारे सिलेबस में लगा है वो तो कंप्लीट पढ़ना है। लेकिन जो इनके बाकी नाटक है वो भी हमें पता होने चाहिए कि इनके कौन कौन से नाटक है, उनका समय क्या है, उनका कालक्रम, और कुछ नाटक की विषय वस्तु भी पता होनी चाहिए। तो आज जो है हम नाटक के बारे में नहीं पढ़ने वाले, आज हम पढ़ने वाले हैं नाटककार के बारे में। जैसे जब हमने अपनी यूनिट 6 हिंदी उपन्यास करी थी, तो उसमें भी हमने अपनी एक क्लास क्या है उपन्यास के बारे में नहीं, उपन्यासकार के बारे में रखी थी, और वो क्लास भी आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आई थी। और मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम के नज़रिए से बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है। मैं आपको कम समय में ये प्रयास कर रही हूँ कि आपको जो ये टेस्ट वाली यूनिट है ये कंप्लीट करवा कर दूँ। हिंदी उपन्यास मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। हिंदी नाटक की आज हमारी जो है 5वीं क्लास है, लगभग ये भी आज जो है कंप्लीट हो जाएगी। जो 1-2 पॉइंट रहेंगे वे मैं आपको बाद में करवा दूंगी मैराथन क्लास में। फिर हम जो है अपनी अगली यूनिट शुरू करेंगे हिंदी कहानी। तो इस तरह हमारी जो है 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम देखेंगे हिंदी नाटककार। देखते हैं, सबसे पहले इनका समय ही देखें। देखो, मैं ये समय वाली स्लाइड ना अपनी हर क्लास में रखती हूँ, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है हमें सिलेबस का याद होना, उनका समय पता होना, जो रचनाएं हमारे सिलेबस में लगी हुई है उनका कालक्रम पता होना। तो आज हम जो है राइटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कालक्रम भी राइटर का ही देखेंगे। मैंने आपको बताया टोटल हमारे सिलेबस में 14 नाटक है और उनके 10 नाटककार। 10 क्यों है वो मैं आपको बता चुकी। किसी नाटक के कार के जो है 3-3 नाटक सिलेबस में लगे हुए हैं। पढ़ते हैं, सबसे पहले इनका समय देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850, किसी भी कीमत पे इनका समय जो है भूलना नहीं है। जयशंकर प्रसाद 1889, लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903, उपेंद्र नाथ 1910, हबीब तनवीर 1923, मोहन राकेश 1925, धर्मवीर भारती 1926, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, मन्नू भंडारी 1931, शंकर 1933। इनका जो है आपको कालक्रम ऐसे ही लगा लेना है। ये तो ही हमारी बिल्कुल शुरुआत की बात, जो हमें जब हम सिलेबस देखते हैं ना, सबसे पहले हमें यही काम करना चाहिए। अब हम अपना पढ़ना शुरू करेंगे एक एक राइटर को। ये यहाँ पर सिलेबस भी मैंने रखा हुआ है। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को। सबसे पहले जो नाटककार है हमारे वे भारतेंदु हरिश्चंद्र है। मैंने इसी क्रम में रखे हुए हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से पढ़ना शुरू करेंगे। देखो, मैं आपको बता देती हूँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद और मोहन राकेश, ये 3 ऐसे राइटर हैं जिनके बारे में हम कुछ भी स्किप जो है नहीं कर सकते। रीजन क्या है? रीजन यही है
कि इनके आप अगर एग्जाम आपने प्रीवियस ईयर देखे होंगे, ये नहीं नेट ही, किसी भी एग्जाम के आपने प्रीवियस ईयर देखे होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक, प्रसाद के नाटक खूब पूछे जाते हैं। तो मैंने आज क्या क्या है, जो मैंने राइटर रखे हैं इनके आपको सभी नाटक तो बताऊंगी, साथ में इन राइटर के बारे में कोई मेन बात किसी आलोचक ने लिखी है तो वो भी हम पढ़ते हुए चले, यानी हमारा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रह जाना चाहिए कि ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और हमारा रह जाए। तो आज मैंने क्या किया है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है सबसे पहले हम उन्हें पढ़ने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल की बुक से। ये आप जो है ये बुक तो आपको पता ही होगा कितनी इम्पोर्टेंट, और जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता ही होगा कितनी महत्वपूर्ण ये बुक है। ये मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ रीति काल तक। तो आज हम जो है सबसे पहले जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक देखेंगे, और बुक का नाम मैंने रखा हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। बुक का नाम इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आपको पता रहे कि हम कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ना शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो नाटक है वे यहाँ से है, लेकिन ऊपर की 3 लाइन भी मुझे इंपॉर्टेंट लगी इसलिए मैंने रखी है। ये बुक में से ही मैंने जो का तो लिया है आपको बता देती हूँ। पढ़ना शुरू करते हैं। गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर ही गया। जब आपको पता है जो हमारी गद्य विधाएं है, नाटक, उपन्यास, हिंदी, इनका जो ये आरंभ होती है वे होती है आधुनिक काल में, और आधुनिक काल में सबसे पहले क्या आता है, भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग से जो है नाटक का प्रारंभ होता है, और कहते हैं गद्य रचना, जो हमारी गद्य विधाएं थी उनमें सबसे पहले ध्यान जो भारतेंदु का गया वो गया नाटक की ओर। गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर ही गया। अपनी नाटक नाम की पुस्तक में, याद रखिएगा, नाटक नाम से आलोचनात्मक पुस्तक लिखी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो पेपर में ये भी पूछा जा सकता है नाटक किसकी रचना है, तो याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और ये क्या थी, इन्हें या तो बोलेगा आलोचनात्मक पुस्तक थी इनकी नाटक। अपनी नाटक नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा है हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले 2 ही लिखे गए, कि मतलब जो है हिंदी में जो मौलिक नाटक है मेरे से पहले यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले जो है 2 ही नाटक लिखे गए, महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन और बापू गोपाल चंद्र का नहुस नाटक। कहते हैं कि 2 ही मौलिक नाटक लिखे गए थे, विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन और बाबू गोपाल चंद्र का नहुस। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों नाटक ब्रज भाषा में थे। भारतेंदु प्रणीत नाटक ये है जो भारतेंदु ने लिखे हैं। ये लाइन इसलिए पढ़ाई ताकि एक तरह से भूमिका बन जाए, आपको पता चल जाए कि नाटक का प्रारंभ कहाँ से हुआ है। अब देखेंगे हम भारतेंदु के नाटक। सबसे पहले देखेंगे इनके मौलिक नाटक। इनके जो मौलिक नाटक है वे 8 है। वैदिक हिंसा हिंसा नैभवती, चंद्रावली, विशस्य विस्मोषदम, भारत दुर्दशा, आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है, कमेंट कर कर मुझको बताइएगा भारत दुर्दशा का समय क्या है। नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों का समय जो है कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। प्रेम योगिनी, सती प्रताप, याद रखिएगा इनका जो सती प्रताप नाटक है वो अधूरा है। फिर इनके जो अनुवादी नाटक है उनको भी देख लेते हैं। विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कपूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। देखो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, जो सत्य हरिश्चंद्र नाटक है इसको बच्चन सिंह की जो बुक है उसमें इन्होंने बताया है कि अर्ध अनुदित है। तो अगर पेपर में आने लगे सत्य हरिश्चंद्र नाटक को अर्ध अनुदित नाटक किसने बताया है, तो याद रखिएगा बच्चन सिंह ने। ये यहाँ पर मैं नोट करना भूल गई, आप जहाँ पर अपने नोट्स बना रहे हो वहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। सत्य हरिश्चंद्र नाटक को अर्ध अनुदित नाटक कहा है बच्चन सिंह ने। ठीक है, अब आगे चलेंगे। यहाँ पर तो ये एक तरह से हमने देख लिया। अब यहाँ पर क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक में ही इनकी विषय वस्तु दी हुई है जो इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। सत्य हरिश्चंद्र मौलिक समझा जाता है। कहते हैं कि बहुत से जो आलोचक है वे मानते हैं कि जो सत्य हरिश्चंद्र है वो मौलिक नाटक है, पर हमने एक पुराना बंगला नाटक देखा है जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता है। कहते हैं कि भारत जननी उनके एक मित्र का किया हुआ बंग भाषा में लिखित भारत माता का अनुवाद था, जिसे उन्होंने सुधारते सुधारते सारा फिर से लिख डाला। तो भारत जननी और सत्य हरिश्चंद्र दोनों जो है अनुदित नाटक हैं।
फिर भारतेंदु के नाटकों में सबसे पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने सामग्री जीवन के कई क्षेत्रों से ली है। चंद्रावली में प्रेम का आदर्श है। देखो पूछा जा सकता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक में प्रेम का आदर्श है, तो चंद्रावली। नील देवी में क्या है, पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक व्रत लेकर लिखा गया है। भारत दुर्दशा में देश दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई है। विशस्य विस्मोसदम में देसी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया है। प्रेम योगिनी में भारतेंदु ने वर्तमान पाखंड में धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया है, यही उसकी विशेषता है। तो यहाँ पर जो है इस पैराग्राफ में आपको जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है इनकी विषय वस्तु पता चल गई होगी। लेकिन आप परेशान मत होइए, आगे मैंने ये रखा हुआ है, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा। सबसे पहले ये जो पेज है ये है पांडे वाली बुक, जो वन लाइनर आती है उनका ये पेज मैंने रखा है। देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक। तो उनके जो मौलिक नाटक है वे 8 है। और देखो मैं आपको बता देती हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र के आपको नाटक के नाम याद होने चाहिए। कौन सा अधूरा है, क्या प्रकार है नाटक का, वो प्रहसन है, भान है, नाटिका है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्या विषय है, क्या प्रकाशन वर्ष है, हर चीज़ मतलब आपको पता होनी चाहिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक के बारे में और जयशंकर प्रसाद के नाटक के बारे में। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, समय क्या है 1873। प्रहसन है प्रकार, प्रहसन याद रखिएगा आपके, क्योंकि सिलेबस में जो है अंधेर नगरी लगा हुआ है और वो भी प्रहसन है। तो पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रहसन नहीं है या प्रहसन है, क्योंकि कोर्ट वाले आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं एनटीए के एग्जाम में, तो पूरा चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो याद रखिएगा 2 प्रहसन लिखे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, अंधेर नगरी और वैदिकी हिंसा हिंसा ने भवति। और दोनों का समय तो आपको सभी का याद रखना है, और ये तो आपके सिलेबस में अंधेर नगरी ये तो आपको याद ही रहेगा। तो सबसे पहले जो इनका नाटक हमने देखा वैदिकी हिंसा हिंसा ने भवति 1873, और इसका विषय क्या था, सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग्य। फिर विशस्य विस्मोसदम 1876, और ये कैसा प्रकार है इसका, भान। भान कैसा प्रकार होता है, इसमें एक पात्रीय नाटक होता है। इसका विषय हम जो है शुक्ल की बुक में भी देख आए हैं। फिर प्रेम जोगिनी 1875, नाटिका। इसका प्रकार कैसा है, याद रखिएगा नाटिका, और इसमें कितने अंक है, 4 अंक है। और इसका विषय क्या है, काशी के धर्म आडंबर का छाया चित्र, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। फिर चंद्रावली 1876, ये भी जो है नाटिका है। इसमें जो विषय है वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण। फिर है भारत दुर्दशा। कमेंट कर बताइएगा भारत दुर्दशा में कितने अंक है, और अगर अंकों के नाम भी याद है आपको तो अंकों के नाम भी कमेंट कर मुझको बताइएगा। 1880, इसका प्रकार कैसा है, या तो ये नाट्य या रासक या लास्य रूपक। विषय आपको पता ही है, आपके सिलेबस में लगा हुआ है। नील देवी, इसका प्रकार जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। गीति, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक गीति रूपक है, तो याद रखिएगा नील देवी, और समय क्या है 1881। फिर अंधेर नगरी 1881 प्रहसन। फिर है सती प्रताप के बारे में जो आपको याद रखना है, इनका ये अधूरा नाटक था, और इसको पूरा किसने किया था, राधा कृष्ण दास ने। यहाँ पर ही नोट कर लीजिएगा, जहाँ पे आप अपने नोट्स बना रहे होगे, जहाँ पे आपने भारतेंदु के नाटक के नाम लिखे होंगे वहीं पर लिख लेना सती प्रताप अधूरा था, और इसको पूरा किया था राधा कृष्ण दास ने। और ये नाटक किस प्रकार का था, पौराणिक नाटक था। समय 1883। इम्पोर्टेंट है, आपको कोई भी चीज़ इस पेज में जो है स्किप नहीं करनी है। आगे चले गए, पीछे हमने देखे भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक जो कि 8 थे। अब हम चले गए भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनूदित नाटक पर। ये है टोटल जो नाटक है इनके, वे है 9। सबसे पहले देखेंगे रत्नावली। रत्नावली समय 1868। इनका जो है रत्नावली भी अधूरा था। इसका जो अनुवाद किया गया तो किस नाटक का किया गया, जो हर्ष का नाटक था संस्कृत भाषा में, वो रत्नावली नाटिका, उसी का जो है इन्होंने हिंदी अनुवाद किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। फिर है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर क्या है 1868। पूछा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक,
तो उसमें नाम आएगा विद्या सुंदर का। रत्नावली का इसीलिए नहीं आता क्योंकि रत्नावली जो है अधूरा था, तो इसलिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पहला नाटक चलता है वो चलता है विद्या सुंदर। और यदि आपसे पूछ ले भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक, तो उसमें फिर नाम जाएगा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। देखो कंफ्यूज मत होइएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक अगर पूछा जाए तो विद्या सुंदर, और अगर ये पूछा जाए भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक तो फिर आएगा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। अब देखो इनके अनुदित नाटक पे चले गए, हमारा रत्नावली हो गया था, विद्या सुंदर पर हम थे। विद्या सुंदर जो है इन्होंने जो अनुवाद किया था वो क्या था, बंगला में नाटक था विद्यासागर के नाम से, किनका, यतीन्द्र मोहन ठाकुर का, तो उसका इन्होंने अनुवाद किया था हिंदी में। ठीक है, फिर है पाखंड विडंबन 1872, ये भी संस्कृत में एक राइटर थे कृष्ण, उनका नाटक था प्रबोध चंद्रोदय। उस नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद इन्होंने किया था पाखंड विडंबन के नाम से। आपको ना ये भी याद रखना होगा कि कौन सी भाषा में से अनुवाद किया गया है, जैसे रत्नावली भी संस्कृत भाषा से, विद्या सुंदर भी, पाखंड विडंबन भी। धनंजय विजय भी जो है संस्कृत भाषा से ही अनुवाद किया गया। कांचन कवि का नाटक था धनंजय विजय। देखो संस्कृत वाले ना इतने इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वे बहुत ज़्यादा है, जो बिल्कुल अलग भाषा के है। एक तो जैसे आपको अंग्रेजी वाला याद रखना होगा और एक प्राकृत वाला। पढ़ते हैं पहले। दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु क्या, 1880, ये जो है विलियम शेक्सपियर का नाटक था मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका जो है इन्होंने अनुवाद किया था, अंग्रेजी भाषा में था और उसका हिंदी में अनुवाद किया था। फिर है कपूर मंजरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1875, और राजशेखर का नाटक था प्राकृत भाषा में कपूर मंजरी। दो की भाषा आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं है, दुर्लभ बंधु और कपूर मंजरी की ये किस भाषा से अनुवाद किए गए थे। तो कपूर मंजरी जो है प्राकृत भाषा में लिखा गया था, राजशेखर का नाटक कपूर मंजरी के नाम से ही उसका अनुवाद किया था। और दुर्लभ बंधु जो है अंग्रेजी में नाटक था मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये दोनों आपको याद रखने हैं, बाकी जो है ज़्यादातर इन्होंने संस्कृत भाषा के ही अनुवाद किए थे। एक बार फिर से देख लीजिए, अंग्रेजी और प्राकृत, ये दोनों बिल्कुल भी आपको बोलने नहीं है। फिर सत्य हरिश्चंद्र जो है बंगला नाटक था, हाँ क्षेमेश्वर का नाटक था, वहाँ से अनुवाद किया था। फिर भारत जननी, ये भी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, भारत माता के नाम से एक बंगला में नाटक था, उसका अनुवाद किया था। तो इसमें जो है आपको मैंने पहले ही बताया, आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का कोई भी नाटक जो है स्किप नहीं करना है। आपको देखो ये तो सब याद होने चाहिए। तरीका ये है, एक बार में याद नहीं होने वाला, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। देखो मैं आपको पहले कहती हूँ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपने पढ़ बहुत सारा लिया और आप रिवीजन नहीं करते, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर तो हमने पीछे देखे अनुदित नाटक। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं उन अनुदित नाटक के प्रकार और विषय क्या था, यानी उनका प्रकार क्या था, वे नाटिका थे, रूपक थे, क्या थे। शुरू करते हैं, पहले देखेंगे रत्नावली। मैंने रत्नावली आपको बताया अधूरा नाटक था इनका, नाटिका ये थी। विद्या सुंदर जो है नाटक ही था। पाखंड विडंबन याद रखिएगा, रूपक, कैसा प्रकार था, रूपक। धनंजय विजय जो है व्योग। मुद्राराक्षस नाटक ही था। दुर्लभ बंधु नाटक ही था। कपूर मंजरी इम्पोर्टेंट। सत्य हरिश्चंद्र नाटक। भारत जननी ओपेरा या लघु नाट्य गीति ये था इम्पोर्टेंट। इनमें एक तो कपूर मंजरी का प्रकार नहीं भूलना है, भारत जननी का प्रकार नहीं भूलना है, पाखंड विडंबन और धनंजय विजय, क्योंकि इनके बिल्कुल अलग है। रत्नावली नाटिका याद ही रहता है, पाखंड विडंबन रूपक, धनंजय विजय व्योग, कपूर मंजरी और फिर है भारत जननी। इन चार के बिल्कुल आपको प्रकार नहीं भूलने हैं। अभी तक हमने जो है भारतेंदु के नाटक देख लिया, मौलिक भी और अनुदित भी। देखो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन आपको भी पता है भारतेंदु के नाटक कितने ज़रूरी है। बहुत ही गिने चुने नाटककार हैं जिनके नाटक इतने जरूरी है कि हमें उनकी सब चीज़ याद रखनी पड़ती है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र उन्हीं में से एक नाटककार है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो थोड़ा धैर्य के साथ पढ़िएगा और नोट्स बना लीजिएगा। बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा कि हम PDF से पढ़ लेंगे। PDF से कभी पढ़ाई
पढ़ाई नहीं होती, वे बस हमारे फ़ोन में रह जाती है। ना तो हम एग्ज़ाम टाइम पे उनकी तरफ देख भी नहीं पाते कि हमारे फ़ोन में इतनी PDF हो जाती है कहाँ तक हम पढ़े। लेकिन अगर आप नोट्स बनाओगे तो उनका यकीन मानिए आप 5-6 बार रिवीजन आराम से कर लोगे। तो नोट्स बनाते हुए ज़रूर चलिएगा। अब तक हमने जो है मौलिक नाटक देख लिया, अनुदित नाटक, लेकिन मुझे पांडे वाली बुक में नाटक के बारे में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ पॉइंट मिले हैं जो मैंने यहाँ पर रखे हैं। इनको एक बार पढ़ते हुए चलिएगा। देखते हैं हम भी। सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। अगला पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी और कब दी थी। तो याद रखिएगा, रघुनाथ ने दी थी और 1880 में दी थी। फिर ये अगला पॉइंट है, भारतेंदु के मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या 17। ये हम पीछे देखिए आए हैं। 8 जो है इनके मौलिक नाटक और 9 जो है अनुदित नाटक है। फिर भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर है, ये भी हम देख कर आ चुके हैं। फिर यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि आजकल कोर्ट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनमें संभावना है कि क्या पता ये भी पूछ लिया जाए। नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंदु ने नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं। नंबर 1 हास्य, नंबर 2 श्रृंगार, नंबर 3 कौतुक, नंबर 4 समाज संस्कार, नंबर 5 देश वत्सलता। फिर अगला पॉइंट है, देश वत्सलता के उद्देश्य से भारतेंदु ने भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की रचना की। देखो, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी जो है आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों नाटक इन्होंने बताए और साथ में भारत जननी और नील देवी भी याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है, सती प्रताप को अधूरा था, उसको पूरा किसने किया? राधा कृष्ण दास। ये हम पीछे देख कर आ चुके हैं। फिर ये अगला पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अंधेर नगरी नाटक के विषय में है। ब्रज रत्न दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए और नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई थी। इम्पोर्टेंट। फिर इसके बाद एक ये वाला इम्पोर्टेंट है, जो काशीनाथ खत्री का नाटक था बाल विधवा संताप, वो भारतेंदु के घर खेला गया था। और प्रेम जोगिनी जो भारतेंदु का नाटक है, इसका पूर्ण नाम था काशी के छायाचित्र या 2 भले बुरे फोटोग्राफ। ये क्वेश्चन जो है अभी तक मैंने किसी एग्जाम में देखा नहीं है, प्रेम जोगिनी के नाटक का पूर्ण नाम, तो ये थोड़ा नया क्वेश्चन भी बन सकता है। जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित भी हुआ था। आगे चले, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भारतेंदु की 3 पत्रिकाएं हैं, उनका संपादन, उनका नाम लिखा हुआ है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी। फिर इसके बाद जो मैंने बताया था, हरिश्चंद्र ने जो है नाटक नाम से आलोचनात्मक पुस्तक लिखी थी, निबंध भी कह सकते हैं, कि इसकी रचना कब लिखी थी? 1883 में लिखी थी। इम्पोर्टेंट है। फिर भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक भी माना जाता है। ये हमने कल पढ़ा था। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, पता चलेगा कितने लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं। भारत दुर्दशा नाटक को हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक किस आलोचक ने कहा था? कमेंट कर मुझको बताइएगा। फिर अब भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीति नाट्य है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत दुर्दशा को हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक किसने कहा है। मैं ये आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब यहाँ पर एक ये पॉइंट बड़ा जरूरी है, पेपर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में कौन सी भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर ये 3 नाटक है जो पूछे जाते हैं। जानकी मंगल में उन्होंने जो है लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी, नील देवी नाटक में पागल की भूमिका, और सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई थी। देखो, ये तो याद ही रहेगा क्योंकि नाटक के नाम में ही है। जानकी मंगल याद रखिएगा, लक्ष्मण की भूमिका, और नील देवी पागल की भूमिका। फिर उसके बाद एक ये पॉइंट है, बाबू ब्रजरत्न दास एवं राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु द्वारा रचित प्रवास नाटक उनका प्रथम नाटक है। और जो है ये प्रवास नाटक का जो जिक्र है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपनी बुक में किया है। ये भी जो है इनका अधूरा नाटक है, तो एक जगह अधूरे नाटक लिख लेना, सती प्रताप, रत्नावली, प्रवास नाटक, तीनों नाटक एक जगह लिख लीजिएगा। और सती प्रताप के बराबर में लिख लीजिएगा, पूरा किया था राधा कृष्ण दास ने।
अब यहाँ पर जो बात हुई भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक की, बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक के बारे में। अब हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे जयशंकर प्रसाद, इनके नाटक भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। वैसे आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, आप एनटीए का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतना तो आपको पता होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के नाटक बड़े महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि ये तो अगर आप अन्य कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी या दिल्ली का भी कोई आप एग्जाम देने जा रहे हैं, दिल्ली के ही टीजीटी, पीजीटी देने वाले हैं, केवीएस का जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम होने वाला है फरवरी में, टीजीटी, पीजीटी, उन सब में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता कि भारतेंदु और जयशंकर प्रसाद के नाटक ना पूछे जाए, कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है इनके नाटक के बारे में। अब पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद। पहले तो देख लेते हैं ये किस प्रकार के नाटककार थे। ये थे ऐतिहासिक नाटककार थे। फिर जो जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है वो है सज्जन, जो कि 1910 में प्रकाशित हुआ था। अब यहाँ पर जो हम जयशंकर प्रसाद के नाटक देखेंगे, उनका समय और उनका विषय। सबसे पहले सज्जन का ही देख लेते हैं। इनका पहला नाटक है, 1910 में प्रकाशित हुआ। सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक का कथानक महाभारत से लिया गया है, तो याद रखिएगा सज्जन। फिर कल्याणी परिणय 1912, इसमें जो है चंद्रगुप्त और सिल्यूकस की कथा है। फिर है करुणालय 1912, इसमें हरिश्चंद्र और विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। हम यहाँ पर जो है अगला नाटक अपना देखेंगे। अभी तक हमने देखे सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय। अगला नाटक है, इस नाटक प्रकाशन हुआ था 1913 में। इसमें जयचंद्र के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। राज्यश्री 1915, इसका आधार जो है हर्षचरित्र और चीनी यात्री हुएनसांग का ऐतिहासिक विवरण है। फिर है विशाख, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका कथानक लिया गया है। कलहन का नाटक था राजतरंगिणी, उसके आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है। इनके सभी के इंपॉर्टेंट है। सज्जन का महाभारत से लिया गया है। फिर कल्याणी परिणय का चंद्रगुप्त और सिल्यूकस, करुणालय हरिश्चंद्र व विश्वामित्र, प्रेक्षित का जयचंद्र के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत, राज्यश्री का आधार जो है हर्षचरित्र। कमेंट करके बताइएगा, ये एक संस्कृत नाटक है, मैं आपको बता देती हूँ हर्षचरित्र। इसके जो राइटर थे बाणभट्ट थे, तो जो वो ग्रंथ था हर्षचरित्र। और चीनी यात्री जो थे हुएनसांग, नाम तो आपने सुना ही होगा, इतिहास में काफ़ी नाम है इनका, उनका ऐतिहासिक विवरण है। फिर विशाख में क्या है, इनका जो कलहन एक राइटर हुए हैं संस्कृत के ही, उनका नाटक है राजतरंगिणी, तो उसके आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। फिर आगे अजातशत्रु 1922, इसमें 3 राज परिवारों मगध, कौशल, कौशाम्बी को केंद्र बनाया है। इसमें जो याद रखने की चीज़ है कि 3 राज परिवार थे, मगध, कौशल, कौशाम्बी, तीनों आप याद रखिएगा। फिर जन्मेजय का नाट्य 1926, कामना 1927। कामना में जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये कि अन्योपदेशिक नाटक था, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक अन्योपदेशिक नाटक है, तो याद रखिएगा कामना। फिर स्कंदगुप्त 1928, ये तो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, इसे हम डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। फिर एक घूट, ये आपको याद रखनी होगी 1930, ये जो है एकांकी है। कामना के बारे में याद रखिएगा अन्योपदेशिक नाटक है, और एक घूट के बारे में याद रखिएगा एकांकी है। फिर चंद्रगुप्त भी हम डिटेल में पढ़कर आ चुके हैं, ध्रुव स्वामिनी भी। फिर जो 2 ये पॉइंट है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित है। सन 1912 में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी पत्रिका में हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। फिर अगला पॉइंट है प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन सन 1933 में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया था। देखिए अब यहाँ पर क्या है, 3 नाटक हो गए, कल्याणी परिणय, चंद्रगुप्त और अभिनव चंद्रगुप्त। कल्याणी परिणय 1912 में प्रकाशित हुआ था, कौन सी पत्रिका में, नागरी प्रचारिणी पत्रिका में। और जो ये चंद्रगुप्त नाटक है कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। फिर जो पहले कल्याणी परिणय 1912, फिर चंद्रगुप्त हुआ 1931 में। फिर जो है चंद्रगुप्त का ही प्रकाशन दोबारा हुआ अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से 1933 में। एक जगह नोट कर लीजिएगा, कल्याणी परिणय 1912, चंद्रगुप्त 1931,
फिर क्या है अभिनव चंद्रगुप्त 1933। ये तीनों नाटक एक जगह ही आप जो है लिख लीजिएगा। और कल्याणी परिणय का ये भी याद रखिएगा कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका में। ठीक है, मैंने जो है यहाँ पर 2022 में पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसका एक क्वेश्चन रखा है जयशंकर प्रसाद के, ताकि आपको पता चले पेपर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर जो कालक्रम वाला क्वेश्चन आया है कि इनके समय के अनुसार इन्हें कालक्रम से लगाइए। तो यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बड़ा इजी ही क्वेश्चन कहेंगे, क्योंकि अगर जयशंकर प्रसाद के कालक्रम आपसे पूछा जा रहा है और आपकी याद नहीं है तो ये आपकी गलती है, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट लेखक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाना है DBCA। यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने रखा था, इनके समय आपको पता होगे पीछे हम पढ़कर आ चुके हैं। आगे चलेंगे अपने अगले नाटक की ओर, जो कि है लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनके नाटक देखेंगे हम। सबसे पहले देखो, अभी तक मैंने आपको बताया ना, जैसे जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके नाटक का हमें सब चीज़ देखनी थी, विषय वस्तु, प्रकाशन वर्ष, कालक्रम, सब। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जरूरी नहीं है कि हमें हर नाटक की विषय वस्तु देखनी है। हर नाटक की विषय वस्तु तो आपको मिलने की भी नहीं, ये सच्चाई है कि आपको मिल जाएगी हर नाटक की। जैसे यहाँ पर हम लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक की बात करें तो इनके कुछ नाटक बड़े मेन है, बड़े मुख्य है, जो इम्पोर्टेंट है, और कुछ नाटक ऐसे हैं कि उनके नाम ही याद रखने होंगे। देखते हैं। सबसे पहले जो इनका नाटक है अशोक 1927, सन्यासी 1930, राक्षस का मंदिर 1931, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1933, सिंदूर की होली 1934, इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में लगा हुआ है, आधी रात 1934, गरुड़ ध्वज 1945। ये नाटक है। इनका आप जो है कालक्रम याद रखिएगा, कालक्रम ज़्यादा जरूरी है। समय तो आपको सन्यासी का याद रखना है, अशोक का याद रखना ही है, राजयोग, सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य। इनका तो समय भी जो ये यहाँ पर नाटक है, समय भी इम्पोर्टेंट है, भाई याद रखना पड़ेगा। एक स्किप कर सकते हो आप, गरुड़ ध्वज का और आधी रात का, इन दोनों का आप स्किप कर सकते हो। समय, कालक्रम आपको याद होना चाहिए लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक का, क्योंकि पिछली बार जयशंकर प्रसाद का पूछा है, इस बार क्या पता इनका पूछ ले। आगे चलेंगे इनके नाटक, नारद की वीणा 1946, वस्त्राज 1950, वितत्सा की लहरें 1953, धरती का हृदय 1974, काल विजय 1974, गंगा द्वार 1974। यहाँ पर जो है ये काल विजय होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, एक बार मैं चेक कर कर आपको बता दूंगी। यहाँ पर देखो, अब जो है हमने लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक देख लिए, लेकिन इन्होंने क्या है दो प्रकार के नाटक लिखे हैं, समस्या नाटक और ऐतिहासिक नाटक। मतलब ज़्यादा जो है यहाँ पर इन्होंने जो लिखे हैं नाटक, समस्या नाटक लिखे हैं और ऐतिहासिक नाटक। पहले तो आपको यही याद रखना है सिंदूर की होली किस प्रकार का नाटक है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जब हमारे सिलेबस में एक नाटक लगा हुआ है इनका, तो बाकी नाटक भी हमें ये तो पता होने ही चाहिए कि वे किस प्रकार के हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा नाटक समस्या नाटक है। और कोर वाले आपके में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर अब नेट के एग्जाम में कोर वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर समस्या नाटक और ऐतिहासिक नाटक तो इम्पोर्टेंट है। दो मुझे इनके नाटक मिले हैं, डॉक्टर नगेंद्र की बुक से मिले हैं, पौराणिक नाटक, अपराजित और चक्रव्यूह। चक्रव्यूह नाम से हमें एक और रचना मिलती है किसी राइटर की, वो आप लोग मुझे कमेंट कर कर बताइएगा कि चक्रव्यूह नाम से कौन सी रचना है, एक अन्य राइटर की है। तो यहाँ पर ये आप देख लीजिएगा, आपको ये पता होना चाहिए ये इनका समस्या नाटक और ये ऐतिहासिक नाटक है। आगे चलेंगे। यहाँ पर मैंने जो है रामचंद्र तिवारी की बुक से रखा है, नहीं ये वाला पेज जो है यहाँ पर एक गलत लिखा गया है, रामचंद्र तिवारी, ये पेज तो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह की बुक से मैंने रखा है ये पेज। इसमें कुछ चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी, वे मैं आपको बता देती हूँ, हाईलाइट की हुई है। सबसे पहले तो इन्होंने दो प्रकार के नाटकों की रचना की, समस्या नाटक और ऐतिहासिक नाटक, जो हम देख के आ चुके हैं। उसके बाद जो है प्रसाद बुद्धिवाद के विरोधी थे, तो मिश्र जी बुद्धिवाद के समर्थक। पूछा जा सकता है ये पंक्ति किस आलोचक ने कही है, तो याद रखिएगा बच्चन सिंह ने। जो ये पेज है मैं आपको फिर से बता देती हूँ, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह की बुक है, वहाँ से ये पेज रखा हुआ है। एक ये कोटेशन इसमें इम्पोर्टेंट है और एक ये वाली। उनके नाटक शिल्प की दृष्टि से यथार्थवादी, कथ्य की
दृष्टि से प्रतिक्रियावादी और उद्देश्य की दृष्टि से पुनरुत्थानवादी है। ये इसमें इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है ये पेज। 3 पॉइंट इसमें याद रखने हैं। पहले कि लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जो है 2 प्रकार के नाटक की रचना की, समस्या नाटक और ऐतिहासिक नाटक। पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ कौन से इनके समस्या नाटक और कौन से ऐतिहासिक नाटक है। दूसरा पॉइंट आपको, प्रसाद बुद्धिवाद के विरोधी थे तो मिश्र जी बुद्धिवाद के समर्थक। किसने कहा है? ये बच्चन सिंह ने कहा है। फिर तीसरी एक कोटेशन, इस कोटेशन में क्या है ये भी पूछा जा सकता है, बच्चन सिंह ने किस लेखक के विषय में कहा है? तो याद रखिएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र के विषय में कहा है, क्योंकि आपके सिलेबस में मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आज हम राइटर को फोकस करेंगे जो हमारे सिलेबस में नाटककार लगे हुए हैं। यहाँ पर जब मैं आपको PDF दूंगी तो इसको मैं सही कर दूंगी। यहाँ पर ये बुक का पेज गलती से गलत लिखा गया है। ये पेज है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह की बुक। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये आप एक बार खुद से देख लीजिएगा। ये हम पढ़ के आ चुके हैं क्योंकि हमने सिंदूर की होली की आलोचनात्मक समीक्षा पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर चलेंगे हमारे अगले नाटककार है उपेंद्र नाथ अश्क। इनके देखेंगे लक्ष्मी का स्वागत 1935, जयपराज्य 1937, स्वर्ग की झलक 1940, छठा बेटा 1940, देवताओं की छाया 1940, कैद 1940, उड़ान 1940। इन दोनों नाटक के बारे में एक चीज़ याद रखना, कैद और उड़ान नाटक जो है एक दूसरे के पूरक है। बच्चन सिंह ने कहा है, पूछा जा सकता है किसने कहा है? कैद और उड़ान एक दूसरे के पूरक नाटक है, तो वे याद रखिएगा बच्चन सिंह ने कहा है। इम्पोर्टेंट है इसलिए यहाँ पर मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। अपनी बुक में जो है अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, कैद और उड़ान एक दूसरे के पूरक है। और लिख लीजिएगा ये कोटेशन किसके है? बच्चन सिंह की है। ये आपको आधुनिक वाले में भी मिल जाएगी और दूसरे इतिहास में भी मिल जाएगी, दोनों बुक में आपको ये कोटेशन मिल जाएगी। फिर है पैतरे 1952। इनका आपको सब चीज़ याद रखनी है क्योंकि जो सिलेबस में नाटक लगे हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम स्किप करें। अलग अलग रास्ते 1954, अंधी गली 1954। अच्छा, अंधी गली तो ये हो गया एक अंधयुग नाटक, और एक अंधेर नगरी तो पता ही है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अंधयुग नाटक भी हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, बताइएगा उसका समय मुझे कमेंट करिएगा। फिर अंजो दीदी 1954 और 55। 54 और 55 क्यों लिखा है वो आपको पता है, किसी बुक में 54 मिलता है किसी में 55 मिलता है। फिर है भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन। इनका समय जो है आप स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है एक ये पंक्ति मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगी उपेंद्र नाथ अश्क के नाटककार में। ये जो कोटेशन है बच्चन सिंह की है, बुक है ये रामचंद्र तिवारी की बुक में मुझे ये मिली है, वैसे आपको बच्चन सिंह की बुक में भी मिल जाएगी। अश्क पहले नाटककार है जिन्होंने हिंदी नाटक को रंगमंच से संबद्ध किया और उसे रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा। बड़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है इसीलिए ये अलग से रखी है मैंने, बच्चन सिंह की ये कोटेशन है। फिर यहाँ पर चले गए हबीब तनवीर के नाटक। अब देखो हम अभी तक हम जो है नाटक देख रहे थे प्रकाशन वर्ष, विषय वस्तु। अब हबीब तनवीर के नाटक की बात करें तो इनके नाटक के नाम भी आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। मुझे जो नाटक के नाम मिले हैं ये मिले हैं डॉक्टर नगेंद्र की बुक में। इनका आगरा बाजार तो सिलेबस में लगा हुआ है 1954, ये तो हमें याद ही रहता है। इनके ये बाकी 4 नाटक आपके नाम याद होने चाहिए, राजा चंबा और 4 भाई, गाँव के नाव, ससुराल मोर, नाव दामाद, ख्याल ठाकुर, पृथ्वीपाल सिंह, चरणदास चौर। बड़े अजीब से नाम है, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा याद हो जाएंगे। याद इसलिए होने चाहिए क्योंकि भाई हबीब तनवीर जो है हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। अब हम जो देखने वाले हैं मोहन राकेश के नाटक। देखो मैं आपको बता देती हूँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद के बाद मोहन राकेश के नाटक ये है। उनका हमें समय, प्रकार, सब चीज़ याद रखनी होगी, विषय वस्तु क्या, आधार ग्रंथ है, पात्र, सब चीज़ें याद रखनी होगी। पढ़ना शुरू करते हैं। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार है। इनके जो नाटक है वो देखेंगे, आषाढ़ का एक दिन सिलेबस में लगा हुआ है हमारे, 1958, ऐतिहासिक है, पात्र है कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल, स्त्री पात्र है अंबिका, मल्लिका। ये सब चीज़ें जो है हम पढ़कर आ चुके हैं, पात्र के बारे में एक अलग से क्लास थी उसमें। फिर लहरों के राजहंस 1963, ऐतिहासिक, पुरुष पात्र है नंद श्यामांग आनंद और स्त्री पात्र है सुंदरी अलका। फिर आधे अधूरे 1969, पात्र महेंद्रनाथ सिंघानिया, जगमोहन अशोक,
सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा। ये यहाँ पर गलत लिखा है, जुनेजा जो है पुरुष पात्र में ही है, स्त्री पात्र में नहीं है। ये यहाँ पर जो है मिसप्रिंट होगा, इसको सही कर लीजिएगा। पात्र में हमें इतना ध्यान भी नहीं देना है क्योंकि पात्र के ऊपर हम एक अलग से पूरी क्लास कर आ चुके हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब इम्पोर्टेंट तो ये तीनों नाटक तो इम्पोर्टेंट है, पर इनके बारे में हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ये बिल्कुल नई चीज़ है जिनके बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा। इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हुए चलेगा। सबसे पहले देखेंगे इनका जो अधूरा नाटक था वो याद रखना है कौन सा था, पैर तले जमीन। और इसको पूरा किया था कमलेश्वर ने। अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, यदि आपके पास ये बुक है पांडे वाली तो इसी में लिख लीजिएगा, इसको पूरा किया था कमलेश्वर ने। ठीक है, आप भी अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। फिर चले गए इनकी एकांकी है, 4 इनकी एकांकी है। अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालिया टूटती है, बहुत बड़ा सवाल। फिर है इनका एक धमनी नाट्य, रात बीतने तक। प्रकार भी आपको याद रखना है। फिर है इनका एक छतरिया पार्श्व नाटक। 2 इनके बीज नाटक है, शायद और हूँ। इम्पोर्टेंट है, इसको अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब चले गए यहाँ पर ही इन नाटक के बारे में 1-2 पॉइंट थे, वही भी देख लेते हैं। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्व घोष के महाकाव्य सोरानंद के आधार पर की है। पेपर में 1000 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ये हम जब भूमिका पढ़ी थी आधे अधूरे नाटक की, वहाँ पर देखा था। यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। और फिर एक ही है, आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। फिर है बीज नाटक कोई वस्तुतः लघु नाटक कहा जाता है, अर्थात बीज नाटक लघु आकार के ऐसे नाट्य प्रयोग होते हैं जिनमें विस्तार को समेटने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर जो ये बीज नाटक है इनको जो है लघु नाटक भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। तो देखो इस तरह के हमारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं यदि हमने अपने सिलेबस के नाटक भी याद कर लिए। देखो अगर हम अपने सिलेबस के नाटक और जो हमारे नाटक काल लगे हैं उनके सभी नाटक देख लेते हैं तो कालक्रम वाले क्वेश्चन काफ़ी इजी पड़ जाते हैं। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है अगर चारों के चारों आपको वे नाटक नहीं मिलते तो 4 में से 3 या 2 हमेशा मिलेंगे जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, यानी जो नाटककार आपके सिलेबस में लगे हुए। अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा, तीनों नाटक तो रख दिए मोहन राकेश के, प्रीवियस ईयर है 2022 का ही क्वेश्चन है, और एक रख दिया हानुस। हानुस किसका नाटक है, भीष्म सानी का है। तो यदि हमें इन 3 नाटकों के समय पता हो गया तो हम आराम से सोल्व कर लेंगे। यही मैंने इसलिए रखा है, जैसे आषाढ़ का एक दिन 58, आधे अधूरे 69, लहरों के राजहंस 63। तो हमें ये पता है इन तीनों में से पहले कौन सा आएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे सी जो है सबसे पहले है, फिर उसके बाद है बी और डी, यानी कॉम्बिनेशन सही बन रहा है सी बी डी, क्योंकि हमें इन तीनों का समय पता है। यहाँ पर जो है इनका समय है 63, 58 और इनका है 69। तो हमें ये तो पता है ना कि सबसे पहले सी बी डी। अगर हमें ए का समय नहीं पता बाकी 3 का पता है तो हम आराम से सोल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें ये पता है इसके बाद ये वाला नाटक आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इस तरह जो है हम क्वेश्चन अपने कालक्रम वाले सोल्व कर लेंगे। अब चले गए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ओर। देखेंगे इनके नाटक। बकरी 1974 सिलेबस में है, लड़ाई 1979, अब गरीबी हटाओ 1981 और कल भात आएगा। ये नाटक आपको जो है 1 लाइनर वाली बुक में नहीं मिलेगा, ये मुझको मिला है डॉक्टर नगेंद्र की बुक में। इम्पोर्टेंट है, चारों नाटक याद रखना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के हैं। एक ये नोट है, लड़ाई जो इनका नाटक है सर्वेश्वर की एक कहानी का नाट्य रूपांतर है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, जो इनका ये लड़ाई है ये सर्वेश्वर की ये एक कहानी थी उसका नाट्य रूपांतर है। और इसमें 3 तो हो सकता है आपके याद रहते हो। ये थोड़ा नया नाटक है, इसको याद रखिएगा, क्या नाम है, कल भात आएगा। हम यहाँ पर देखेंगे मन्नू भंडारी के नाटक। मन्नू भंडारी के 2 नाटक है, बिना दीवारों का घर और महाभोज। बिना दीवारों के घर का प्रकाशन है 1965 और महाभोज तो हमारे सिलेबस में लगा ही हुआ है 1982। इनकी विषय वस्तु जो है यहाँ पर मैंने रामचंद्र तिवारी की बुक से रखी है। रखी इसलिए मुझे जो है मन्नू भंडारी का जो नाटक है बिना दीवारों का घर, उसमें 3 पात्र है जिनके नाम हमें पता होने चाहिए, जयंत, अजीत और शोभा। इन तीनों के नाम याद रख लेना किस नाटक के पात्र हैं। और महाभोज के बारे में हम पढ़कर आ चुके हैं।
मैंने आज आपको पहले ही बताया, आज हम नाटककार को फोकस कर रहे हैं, नाटक को नहीं। तो अब यहाँ पर शंकर शेष के नाटक देखेंगे। एक और द्रोणाचार्य सिलेबस में लगा ही हुआ है। घुरुंदा 1978, अरे मायावी सरोवर 1980, रक्तबीज 1982, खजुराहो का शिल्पी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1982, आधी रात के बाद 1983, चेहरे 1983, बाढ़ का पानी 1983, पोस्टर 1983। आगे इनके जो अन्य नाटक है, देखो इनके जो है नाटक मैं आपको बता देती हूँ, पांडे वाली बुक में सभी नाटक के प्रकाशन वर्ष नहीं मिलेंगे। इनके जो मैंने प्रकाशन वर्ष लिए है वे लिए है डॉक्टर नगेंद्र की बुक से। आज के जो मैंने नोट्स बनाए गए, जितने भी ये टाइप किए है, ये लगभग जो नोट्स बनाए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक है डॉक्टर नगेंद्र, उनकी बुक से बनाए हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है, तो मैंने वहाँ से ही नोट्स बनाए। इनके अन्य नाटक देखेंगे, फंदी, बंधन अपने अपने, कोमल गांधार, बिना बाती के दीप। इम्पोर्टेंट है यहाँ पर देखने वाले हैं इन नाटक की, शंकर शेष के नाटक की विषय वस्तु, क्योंकि हमने पीछे इनका समय देखा। इस वाली बुक में जो पांडे वाली बुक है इसमें समय नहीं दिया हुआ था, तो मैंने इनका समय नोट किया है डॉक्टर नगेंद्र की बुक से, क्योंकि समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के मैंने जितने भी नोट्स बनाए हैं वे सब मैंने डॉक्टर नगेंद्र की बुक से ही बनाया है, वो मैं आपको बता भी चुकी हूँ, जितने भी यहाँ पर टाइप वाले नोट्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये पेज इसलिए रखा है विषय वस्तु के लिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट विषय वस्तु है जिन नाटक की वो बता देती हूँ। घरोंदा की विषय वस्तु बड़ी इंपॉर्टेंट है, दफ्तरों में कार्यरत युवतियों के जीवन यथार्थ का चित्रण। एक और द्रोणाचार्य की हमें पता ही है, अरे मायावी सरोवर पौराणिक कथानक पे आधारित है। फिर है कोमल गांधार, महाभारत के कथानक पर आधारित। देखो महाभारत के और रामायण के कथानक पर जितने भी नाटक लिखे गए हैं उनकी एक सूची बना लीजिएगा, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है सज्जन, वो भी महाभारत के कथानक पर है। फिर एक और द्रोणाचार्य भी महाभारत कालीन, फिर कोमल गांधार महाभारत के कथानक पे। तो एक जगह सूची बना लीजिएगा, तो रिवीजन के टाइम बड़ी आसानी हो जाएगी। फिर इसके बाद है खजुराहो का शिल्पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका समय भी याद रखना है, विषय वस्तु भी याद रखनी है। काम व अध्यात्म के जीवन दर्शन का विश्लेषण, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी विषय वस्तु याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो है हमने नाटक देख लिए। नाटककार, एक नाटककार बचे हमारे धर्मवीर भारती। उनके नाटक मैंने इसलिए नहीं रखे क्योंकि उनका एक ही नाटक है अंधायुग, जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है और हम पढ़ चुके हैं, गीति नाट्य वो है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर धर्मवीर भारती नहीं रखे। और हमारे जो 9 राइटर थे उनके बारे में हमने सभी चीज़ें देख ली है। अभी तक जो हमारी क्लास हुई है हिंदी नाटक के बारे में, एक बार मैं आपको बता देती हूँ यदि किसी स्टूडेंट को नहीं पता है। अभी तक आज हमारी जो है यूनिट 8 हिंदी नाटक पर 5वीं क्लास थी। अब तक हमने 4 क्लास लिया, उनमें क्या पढ़ा है मैं आपको बता देती हूँ। हमने अपनी एक क्लास में पढ़ा था रामचंद्र तिवारी हिंदी का गद्य साहित्य और बच्चन सिंह की दोनों बुक, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इन 3 बुक से जो हमारे सिलेबस में नाटक लगे हैं उनकी सभी आलोचनात्मक समीक्षा पढ़ ली थी, वहाँ से पेपर में कोटेशन भी पूछी जाती है। फिर हमने एक क्लास में क्या किया था, जो ये नाटक है इनके कितने अंक हैं उन अंकों के नाम और नाटक के सभी पात्र एक जगह हमने पढ़े थे। फिर हमने एक क्लास में किया था चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी और स्कंदगुप्त। आपको पता है ये तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद के, और एग्जाम में जो है इनके गीत बड़े पूछे जाते हैं, तो हमने इन तीनों नाटक के एक जगह गीत पढ़ लिए थे, उनके नोट्स बना लिए थे। फिर हमने एक क्लास में क्या किया था, जो हमारे नाटक हमारे सिलेबस में लगे हुए उन नाटक की भूमिका पढ़ी थी। आप देखते होंगे भूमिका से क्वेश्चन आते, आधे अधूरे से भी आया हुआ है, आषाढ़ के एक दिन से भी आया हुआ है, और 2022 में बकरी नाटक की भूमिका से क्वेश्चन आया था, तो वहाँ से भी जो है क्वेश्चन आता है। तो हमने जो है ये भी हम पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हमने क्या किया, जो नाटककार है उनके सभी नाटक देख लिए। तो यहाँ पर जो है लगभग जो है आपकी यूनिट 8 कंप्लीट हो जाती है। जो एक चीज़ मुझे लगता है कि अभी बची हुई है वे है पंक्ति, क्योंकि नाटक की पंक्ति भी एग्जाम में खूब पूछी जाती है। तो मैं प्रयास करूंगी कि जो महत्वपूर्ण पंक्ति है वह आपको एक जगह करवा दूँ। जैसे हमने एक जगह पात्र कर लिए, एक जगह हमने आलोचनात्मक समीक्षा पढ़ ली, एक जगह हमने भूमिका पढ़ ली, एक जगह हमने जो है नाटककार के नाटक पढ़ ली। तो इसी तरह जो है 1 या 2 क्लास लगेगी उसमें पंक्ति वाले में, लेकिन उसमें मैं अभी 1-2 दिन के ब्रेक के बाद करवाऊंगी, क्योंकि उनमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। नाटक क्योंकि कुछ नाटक तो जो है मैंने पढ़ लिया है, मार्क कर लिया, बाकी बचे हुए हैं कुछ नाटक, उनको भी मैं पढ़कर जो पंक्ति महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है उनको मार्क कर लूँगी, तो आपको करवा दूँगी। ठीक है, तो हम जो कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी कहानी। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी कहानी के जो हमारे सिलेबस में कहानियाँ लगी हुई है उनके पात्र, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता होगा पात्रों से कितने क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा जो पात्रों से क्वेश्चन आते हैं वे आते हैं या तो उपन्यास से या कहानी से। इन दो चीज़ों से बड़े आते हैं। ये दो विधाएं ऐसी है हमारी हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, जहाँ से पात्रों के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं भर भर के कि ये किस कहानी का पात्र है, किस उपन्यास का पात्र है। सब चीज़ें बड़ी पूछी जाती है। देखो मैं आपको कहना चाहूँगी आप क्लास कितनी भी कर दो लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते रहिएगा, ताकि आपको पता चलते रहे कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आपको यही नहीं पता होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप नोट्स कैसे बनाएंगे, तैयारी कैसे करेंगे। और एग्जाम जो है फरवरी में एग्जाम डेट आई हुई है कि मतलब फरवरी मार्च के बीच में हो जाएगा। वो अभी एग्जाम डेट ऐसे तो नहीं आई कि हमारा हिंदी का इस दिन होने वाला है। जिस दिन एग्जाम डेट आ जाएगी मैं आपको मैराथन क्लास करवाऊंगी, हिंदी उपन्यास पर भी, हिंदी नाटक पर भी। बोला था कि मैं आपको जो है यूनिट कंप्लीट करवा कर दूंगी। तो हमारी हिंदी उपन्यास पूरी हो चुकी है, हिंदी नाटक पूरी हो चुकी है। यदि हिंदी नाटक में जैसे मैंने आपको बताया पंक्ति अभी बची हुई है, या तो मैं अलग से क्लास में करवाऊंगी या जब मैं मैराथन क्लास लूँगी जब करवाऊंगी ज़रूर, पंक्ति भी आपको करवाऊंगी। फिर अब हम कल से अपनी नई यूनिट शुरू करने वाले हैं हिंदी कहानी। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक और हिंदी कहानी ये 3 यूनिट कंप्लीट करवा कर दूंगी। तो वो मैं अपना वादा निभा रही हूँ। आप लोग क्लास देखते रहिएगा, क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। काफ़ी लोग हैं जो क्लास देखते हैं मेरी लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं, आपको पसंद भी आ रही है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल से हम जो है हिंदी कहानी पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले उनके पात्र पढ़ेंगे क्योंकि पात्र से खूब भर भर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया एक बार जाकर प्रीवियस ईयर ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर नहीं मिल रहे हैं तो 2021-2022 के तो मैंने ही सोल्व करवाए हुए हैं। या तो आप वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो नहीं देखते हैं तो दूसरा तरीका भी है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर उसकी PDF दी हुई है। तो कम से कम वे क्वेश्चन एक बार पढ़ तो लीजिएगा, उनके आंसर देख लीजिएगा, उनको समझ लीजिएगा। पेपर तो आपको देना है ही, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी सोल्व होने चाहिए। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होती है। 10%, 20%, 30% तक जो है प्रीवियस ईयर जो है रिपीट होते हैं। तो बिल्कुल भी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्किप नहीं करने चाहिए किसी भी शर्त पर। अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर तो कर ही लेने चाहिए। तो बिल्कुल आप जाकर जो है प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर लीजिए, या तो बुक खरीद लीजिए, PDF देख लीजिए, क्लास देख लीजिए। बहुत तरीके हैं प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने के, पर सोल्व कर लीजिएगा। और यदि अब भी आपका कोई डाउट है हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक वाली यूनिट से, या अदर भी आपका कोई डाउट है, तो आप मुझको मेरी ईमेल ID पर भेज दीजिएगा। या दूसरा तरीका ये है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं सभी के कमेंट पढ़ती भी हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपको या तो सुझाव देना हो या कोई टॉपिक पढ़ना हो। तो कल से हम अपनी नई यूनिट शुरू करने वाले हैं हिंदी कहानी। हिंदी नाटक की मैंने आपको बताया पंक्ति बची हुई है, वे मैं आपको करवाऊंगी, नहीं तो मैराथन वाली क्लास में करवा दूंगी। और मैं आपको बता देती हूँ जिस दिन एग्जाम डेट आ जाएगी मैं आपको हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक और हिंदी कहानी इन 3 पर मैराथन क्लास ज़रूर करवाऊंगी। ये तीनों मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट करवा कर दूंगी। और अब जो है मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, आप ना टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे मैंने आज एक क्लास ली तो इसकी PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देती हूँ। मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैडम इस क्लास की PDF मिल जाएगी क्या। तो देखो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब मैं सबको पर्सनल जो है PDF नहीं भेज पाऊँगी, बहुत जो है मुश्किल काम है। तो मैं टेलीग्राम चैनल इसीलिए ही बनाया हुआ है कि ताकि मैं वहाँ पर अपनी क्लास की PDF भेज दूँ, कोई इन्फॉर्मेशन आए एग्जाम से रिलेटेड वो आपको बता दूँ, आप तक पहुँचा दूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और अभी मैंने बताया कोई डाउट है तो या तो कमेंट कर दीजिएगा इसी वीडियो के नीचे, या ईमेल पर मुझको बता दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।